चलिए, अब हमने डाटा एनालिसिस कर लिया। अब हम प्रॉपर रिपोर्ट कंस्ट्रक्ट करने की तरफ आते हैं, यानी कि अब हमने जो प्रॉपर काम किया है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है एक रिपोर्ट की फॉर्म में। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में हर वो चीज़ बतानी है जो आपके टॉपिक को अच्छे से डिफ़ाइन करती है, जो आपके टॉपिक के प्रोज कॉन्स यानी उसके बेनिफिट्स या उस टॉपिक से उठने वाले डिस्कस करने के काबिल कोई इश्यूज़ हों, उसको अच्छा प्रॉपर डिफ़ाइन करने के बाद हम डिस्कस करते हैं उसके इंटरवेंशन प्लान्स या कोपिंग मैकेनिज़्म के बारे में। ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके इंट्रोडक्शन में। फिर हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हम देखते हैं कि पास्ट और प्रीवियस स्टडीज़ हमारे टॉपिक के मुताबिक क्या कहती हैं, उनके क्या कंक्लूजन्स आए थे, उनकी क्या रिजल्ट्स आए थे और हमारी स्टडी किस डायरेक्शन में जा सकती है हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। इसको भी सर्च करने का मैं इंशाल्लाह आपको गूगल स्कॉलर पे किस तरह से हम अपना आर्टिकल लिख के सर्च करते हैं मैं डिस्कस करूँगी, एक छोटा सा वीडियो क्लिप के साथ डाल दूँगी। फिर हम अपने हाइपोथेसिस को बताते हैं जो हमने शुरू में सिलेक्ट करके डिसाइड कर लिया था, उसको यहाँ पर प्रेडिक्ट करके हमने एक सिचुएशन वो डिफ़ाइन करके लिख दी। अब आते हैं चैप्टर 3 की तरफ। अब चैप्टर 3 में जो चीज़ें हमने बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप हैं। सबसे पहले हमने बताना है कि हमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया। साइकोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट उस चीज़ को कहते हैं जो आपने एज अ टूल यूज़ की है मेजर करने के लिए अपने किसी भी एब्स्ट्रैक्ट को, अपने किसी भी वेरिएबल को। अब उसको हम सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर है जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो ख़ुद अपने आंसर दे रहा है, सेल्फ रिपोर्ट कर रहा है। प्रोसीजर में हम हर वो चीज़ बताते हैं, जैसे हमने अपना काम किया, डाटा कलेक्ट किया, डाटा कितने लोगों से कलेक्ट किया, कौन सी पॉपुलेशन से लिया, वो हर चीज़ हम प्रोसीजर में बता देते हैं। फिर हम पॉपुलेशन में डिफ़ाइन करते हैं। पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि एक इतनी बड़ी आबादी में से आप इतना सा सैंपल लेते हैं तो ये सैंपल पूरी आबादी को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि अगर एक देग बिरयानी है उसमें से आप वन स्पून को टेस्ट कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि इस टोटल एंड तक जो बिरयानी की प्लेट है उसका वही टेस्ट होगा जो हमने एक स्पून टेस्ट किया। इसका मतलब हम साइकोलॉजी में जब पॉपुलेशन को लेते हैं हम उसके सैम्पल साइज़ पे अप्लाई करते हैं सारा, और सैम्पल साइज़ को हम जनरलाइज़ कर देते हैं, रिज़ल्ट्स को जनरलाइज़ कर देते हैं हम अपनी उस पॉपुलेशन पे। जैसे हमने स्टूडेंट्स के किसी तरह के बिहेवियर्स को चेकलिस्ट के थ्रू चेक किया तो हम ये जनरलाइज़ कर सकते हैं कि सिर्फ इस एरिया के ही स्टूडेंट्स नहीं बल्कि हर तरह के स्टूडेंट्स को हम ये रिज़ल्ट्स अप्लाई करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इनके बिहेवियर्स। फिर हम आते हैं सैम्पलिंग टेक्निक की तरफ। हम पहले रिसर्च डिज़ाइन में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं कि किस तरह के होते हैं रिसर्च डिज़ाइन सैम्पलिंग टेक्निक्स, उसमें से हमने लिया है कन्वीनियंट। आगे हम आते हैं टूल्स की तरफ। हमने टूल कौन सा यूज़ किया, हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर यूज़ किया जिसमें कितने आइटम्स हैं ये आप डिसाइड करते हैं बनाते हुए कि आपके 15 आइटम्स हैं, 20 हैं या अबव मोर देन 20 हैं। सैम्पल आपका कितना सैम्पल साइज़ है, जैसे कि अगर पॉपुलेशन आपने किसी एक यूनिवर्सिटी की उठाई है, अगर आपने रिफ़ा यूनिवर्सिटी की उठाए हैं तो रिफ़ा यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स को तो कवर नहीं किया होगा, आपने किस डिपार्टमेंट में से कितने स्टूडेंट्स को सैम्पल के तौर पे सिलेक्ट किया है। यानी अगर आपने 30 लोगों से रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए हैं तो वो आपका सैम्पल साइज़ होगा। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया। इंक्लूसिव क्राइटेरिया जिन लोगों को आपने अपनी स्टडी में इंक्लूड किया, जैसे कि आपने सारे डिपार्टमेंट्स छोड़ के इंग्लिश डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया या आपने इंग्लिश को छोड़ के सिर्फ साइकोलॉजी को किया तो वो आपका इंक्लूसिव हो गया। आपने एज रेंज कितनी ली वो आपका इंक्लूसिव हो गया। उसके अलावा जिन चीज़ों को आपने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया अपनी स्टडी में वो आपका एक्सक्लूसिव यानी एक्सक्लूड कर दिया उनको अपने क्राइटेरिया से। अब यहाँ पर आपके फेवरेबल और अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करना है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो मैं आपके साथ एक पिक्चर में शेयर कर दूँगी, उस तरह आप अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। लेकिन आपने डाटा एनालिसिस में प्रॉपर अपना टेबल बना के हर आइटम की फेवरेबल और अनफेवरेबल परसेंटेज निकालनी है और उनको डिपिक्ट करना है, इंटरप्रेट करना है अपने चैप्टर नंबर 5 में। यहाँ तक एक मिनी रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी बाइंडिंग फॉर्म में एक प्रॉपर मिनी रिसर्च रिपोर्ट रिप्रेजेंट करती है आपके काम को, जो कि आपने एक रिसर्च गैप फिल करने की कोशिश की है अपने काम के थ्रू। ये एक कम्युनिटी वर्क कहलाता है और ये बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है आपके काम से कम्युनिटी के अंदर बदलते हुए बिहेवियर्स या किसी भी तरह के लोगों के रवैयों के असरात
जो एक दूसरे पर आते हैं, रिलेशनशिप्स पे आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टडी कर सकते हैं। यहाँ जब आपका रिज़ल्ट आता है, आप अपने रिज़ल्ट को अपने हाइपोथेसिस के सामने रख के देखते हैं कि आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया था। अगर तो आपका रिज़ल्ट फेवरेबल है तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, और अगर आपका रिज़ल्ट उसके ख़िलाफ़ है तो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कोट करना चाहूँगी कि रिजेक्ट हाइपोथेसिस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी स्टडी गलत है। रिजेक्ट का वर्ड रिजेक्शन के लिए यूज़ नहीं हो रहा, वो जस्ट आपके जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट वो है जो आपने एविडेंस कलेक्ट किया है, जो आपने काम करके इकट्ठा किया है, और जो कंक्लूजन की सूरत में आपने कंक्लूड कर लिया, आपकी फाइंडिंग्स हैं, आपने वो चीज़ अपनी रिसर्च से साबित कर दी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, यहाँ जस्ट हमने प्रेडिक्शन दी थी। उस प्रेडिक्शन को हमने नीचे रिज़ल्ट के सामने रख के देखा, तो या वो एक्सेप्ट होगी या वो रिजेक्ट होगी। तो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, दोनों सूरतों में आपकी स्टडी राइट है। एग्जैक्ट स्टडी आपके इतने एक्सपोजर की तरफ लेके जाती है। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ की समझ ना आए, कोई क्वेश्चन करना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको इस रिपोर्ट के सैम्पल की कोई ज़रूरत हो, आपको कोई डिस्कशन करनी हो, तो हम इस चीज़ को आगे प्रोलॉन्ग करके नेक्स्ट एक क्लिप बना के उसमें भी डिस्कस करके मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।